जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी लोग अच्छे होंगे। हमने क्लास 8 साइंस के अंदर जो चैप्टर स्टार्ट किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स, लास्ट क्लास लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका इंट्रोडक्शन, सारा चीज़ कवर कर लिया था। आज के पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे सारी केमिकल प्रॉपर्टी जो लगभग कवर कर ले, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं पे थोड़ी सी आपको परेशानी आती है, क्योंकि आप लोग पहली बार इसको रीड करने जा रहे हैं। तो बच्चे अच्छे से स्टडी करिएगा, कोशिश करिएगा जब आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठ के इसको नोट डाउन करें, इसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए भी शुरू करते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। मैं आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे मेटल्स की बात करें नॉन मेटल्स में, जो जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर रिएक्टिविटी क्या होती है, कैसे वो रिएक्ट करने के बाद कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, क्या क्या चेंजेस शो करता है। फिजिकल बस हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग उसके रिएक्टिविटी, उसके रिएक्शंस वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जनरली जो आपके क्लास 8 के सिलेबस में हमें 5 चीज़ें पढ़नी है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑक्सीजन के साथ कैसे होता है, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ, बेस के साथ, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इन 5 चीज़ों को, इन 5 टॉपिक्स को हमें कवर करना है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड सिलेबस और CBSE सिलेबस। गॉट इट। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या था बेटा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शंस करता है। ये आपने देखा होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के फॉर्म में हम लोग ब्रीथ करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन, किसी भी कंबशन रिएक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जलने के लिए ऑक्सीजन। तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो आखिर बनाता क्या है, ठीक है ना। तो जो बेटा अगर मेटल जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन को, तो दे आर फॉर्मिंग देयर मेटल ऑक्साइड्स। क्या याद रखना है, मेटल ऑक्साइड्स। और मेटल ऑक्साइड्स का मतलब ये है कि मेटल के जगह पे जो मेटल्स रहेगा वो मेटल का नाम, और ऑक्साइड्स उसी का ऑक्साइड्स। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स का मतलब है कि जो मेटल, जैसे एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड, सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड, यानी कि जो भी मेटल्स होगा उसी का वो क्या होगा, ऑक्साइड फॉर्म लेगा। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि व्हेन मेटल्स कंबाइन विथ व्हाट, ऑक्सीजन, दे आर फॉर्मिंग देयर ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन से ऑक्साइड्स बना हुआ है। ये इनका वर्ड रिएक्शन होता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, ये जो एरो है, केमिकल रिएक्शंस लिखते कैसे हैं, तो ये 2 हिस्सा होता है। एक हिस्सा ये जिसको LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये दूसरा हिस्सा जिसको हम लोग RHS बोल रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को में जो भी चीज़ें होती है, जैसे कोई मेटल्स होगा या ऑक्सीजन, 2 चीज़ें लिखी गई है, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो बनेगा ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। यानी कि जो एरो के जो राइट साइड में होगा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, और जो लेफ्ट साइड में है, जिन एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन में पार्ट करेंगे, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इन दोनों को मिला के बनता है एक केमिकल रिएक्शन। और हमको जब रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं ना, केमिकल पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ आपको रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होगा। रिएक्शंस आपको समझना भी है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको लर्न भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो लर्न भी करिएगा। तो क्या याद रखना है, मेटल प्लस ऑक्सीजन वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे सोडियम का दिया गया, सोडियम रिएक्ट्स विग्रसली। विग्रसली का मतलब होता है अचानक से, बहुत अच्छे से, तेजी से, विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। सोडियम से अगर एयर के अंदर छोड़ दीजिए, वो बहुत जल्दी से, अचानक से रिएक्शंस कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। रिएक्शंस देखिए, सोडियम का सिंबल होता है Na। जब सिंबल्स आप लोग लिखेंगे वहाँ गलती नहीं करिएगा, उसमें अगर पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल है। जैसे सोडियम के अंदर देखिए N कैपिटल है, A स्मॉल है। सोडियम ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है बेटा, O2। एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, इसलिए O2। तो Na प्लस O2 रिएक्ट किया, दे आर फॉर्मिंग व्हाट, ये बनाएगा, देखिए सोडियम 1, 2 ऑक्सीजन, Na2O। यहाँ पे ये जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ोगे लिखा कैसे जाता है, तो सोडियम की ये वैलेंसी के आधार पे लिखा जाता है, लेकिन आपको नहीं पता कि वैलेंसीज कैसे होती है। बट अभी आप देख लीजिए, Na2 होता है, ऑक्सीजन 1 टाइम से इनको बैलेंस करने के लिए होता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। यानी कि जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, Na2। इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ये वर्ड इक्वेशन था, ये केमिकल रिएक्शंस है। तो
कोई भी एग्जाम्पल्स आप लोग लिखेंगे एग्जामिनेशंस में ना, तो सोडियम या किसी का भी तो केमिकल रिएक्शन आपको जरूर लिखना है। ये यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया इसने, सोडियम ऑक्साइड। ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, और ये हो गया उसका ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे मेटल क्या है, सोडियम, इसलिए सोडियम ऑक्साइड फॉर्म किया। तो यही होता है, यही मतलब था आपका ऑक्सीजन से रिएक्शंस के बनने के बाद। यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर रिएक्शन करता है तो उसका क्या बनाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब देखिए यहाँ पे टू ब्लू में जो लिखा गया है, ऑब्वियसली क्यों लिखा गया, बैलेंस करने के लिए। अब बेटा समझो कि बैलेंस का मतलब क्या होता है। एक्चुअली बैलेंस वर्ड ही यूज करते हैं जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स बैलेंस होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हम लोग मार्केट से कुछ सामान परचेज करने आते हैं तो हम लोग तराजू देखते हैं ना, जिसमें सामान लेते हैं, उसकी जो डंडी होती है बीच में इस टाइप से होता है ना बेटा, बैलेंसर, ठीक है। और जब तक ये सीधा नहीं होता तब तक हम सामान नहीं लेते हैं। तब हम, अगर ये सीधा ना हो, तिरछा हो, किसी भी साइड झुका हुआ हो, तो हम समझ लेते हैं कि वो बैलेंस नहीं है। सेम एज यहाँ पे जितना सोडियम होगा, जितना ऑक्सीजन होगा, उतनी चीज़ें दोनों साइड्स होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे Na2 ऑक्सीजन 2 था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही टाइम था, इसलिए इसके आगे लगाया गया 2। तो जब 2 लगाया गया तो सोडियम भी तो चेंज हो गया ना, यहाँ पे सोडियम एक ही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4Na। अब देखिए 4Na, तो यहाँ पे 2 और 2, 4 और ऑक्सीजन भी 2 है तो 2। तो अब ये बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंसिंग हम लोग क्लास 10th में रीड करते हैं, बट तत्काल में आप लोग यहाँ बस इसको याद रखिएगा, सोडियम ऑक्सीजन 4Na + O2 2Na2O बनाएगा, ठीक। यहाँ पे केरोसिन का एग्जाम्पल दिया गया सोडियम के। सोडियम को मैंने आपको बताया था अभी फिजिकल प्रॉपर्टी के केस में ही कि जो सोडियम है और पोटेशियम है काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन में स्टोर किया जाता है, चूँकि ये काफ़ी रिएक्टिविटी तो यहीं पे है। अगर सोडियम को छोड़ा जाएगा ना तो ये आग पकड़ लेगा, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन के अंदर, ताकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे, है ना, ऑक्साइड्स ना फॉर्म करे। इसको ऐसे कभी नहीं रखा जाता, ठीक है। एक एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे क्या है, टू सिंथेसाइज अ मेटेलिक ऑक्साइड टेस्ट इट्स सॉल्यूशन यूजिंग लिटमस पेपर। अब बेटा लिटमस पेपर क्या होता है, जैसे जो आप लोग मेटल्स हमने ऑक्सीजन पढ़ा, तो जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर होता है बेसिक है। तो मेटल ऑक्साइड्स साथ में लर्न रखिए कि जितने भी ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे वो नेचर्स में कैसे होते हैं, बेसिक्स। अब सर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि वो एसिड्स है या बेसिक्स है। तो इसके लिए जब एसिड बेस चैप्टर में हमने देखा था कि बेसिक्स या एसिड्स, इनको पहचानने के लिए हम एक इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर। अगर लिटमस, जिसकी यहाँ पे चर्चा की गई है, तो हम देखते हैं ये लिटमस पेपर कैसे वर्क करता है और इसको कैसे रिएक्टिविटी की तरफ शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिवर लिया विथ अ पेयर ऑफ टंग्स्टन इग्नाइटिंग। मैग्नीशियम एक मेटल है, ये देखिए एक मैग्नीशियम रिवन है जिसको हम लोग यहाँ पे पकड़ के हीट कर रहे हैं, ठीक है, गर्म करना है। जब इस मैग्नीशियम रिवन को आप गर्म करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ना ये काफ़ी वाइट लाइट फॉर्म करेगा। ये एक तो क्या फॉर्म करेगा, काफ़ी तेज़ रोशनी के साथ जलेगा, और साथ में जब पूरी तरीके से जल जाएगा तो एक वाइट पाउडर, ये जो है ना, ये एक पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जला और क्या बन गया बेटा, देखो यहाँ पे पाउडर, ये आपको दिखाया जा रहा है पाउडर, ये जलते हुए और नीचे पाउडर के फॉर्म में गिर रहा है, ऐसे जैसे राख गिरता है सेम उसी तरीके से। अब ये वाइट पाउडर बन गया। अब ये जो वाइट पाउडर है बेटा, तो वो जो वाइट पाउडर है एक्चुअली वो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स पड़ा, तो लेकिन उसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो देखिए रिएक्शंस यहाँ पे क्या हुआ, पहले इसका रिएक्शन समझ लेते हैं फिर इसको टेस्ट करते हैं। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो दे आर फॉर्मिंग व्हाट, MgO2 बनेगा, क्या बनेगा, देखिए मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो ये दोनों बैलेंस है, Mg2O2, इसलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है MgO, ठीक है, दोनों बैलेंस हो गया तो MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंपल MgO होता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसे हो गया, देखिए इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, तो इसका होगा Mg2O2, 2 दोनों कैंसिल हो सकता है ना, इसलिए सिंपली इसको MgO बोलते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर गया, अब जो आपके एस के फॉर्म में था, ठीक है। अब एक्चुअली जो इंडिकेटर्स होता है बेटा, जो लिटमस होता है ना, वो कभी भी सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता। पाउडर क्या है, एक डस्ट फॉर्म में है, अब उस डस्ट के ऊपर लिटमस पेपर का यूज करेंगे तो कुछ शो नहीं करके देगा। इसीलिए ये जो वाइट कलर्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स पाउडर था ना, उसको हम कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर।
यानी कि उस पर लिटमस का यूज नहीं करना है। जो पाउडर बना उसको सबसे पहले क्या करिए, वाटर के अंदर घोलेंगे और फिर जब वाटर में घुलेगा, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स को क्या करना है बेटा, वाटर डालेंगे, इसको घोल देंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। अब इस सॉल्यूशंस के अंदर हमको लिटमस पेपर को यूज करना है, ठीक है। और लिटमस कौन सा यूज करेंगे, रेड लिटमस पेपर। एक्चुअली लिटमस पेपर रेड भी होता है, ब्लू भी होता है, येलो भी होता है। और बेसिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए यहाँ पे रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इंडिकेटिंग दैट इज अ सल्फोनेशन इज एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब होता है बेसिक। ये याद रखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि लिटमस पेपर में अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए तो एसिडिक होगा। तो यहाँ हमने क्या देखा, इस सॉल्यूशंस में जब रेड लिटमस पेपर को डिप किया गया तो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। जो एल्केलाइन का मतलब होता है वो बेसिक सॉल्यूशन है। मीन्स जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड्स और बेसिक का नेचर वो कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्टिविटी क्या था, हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको बर्न किया। बर्न करने में क्या समय वो जब जला एक वाइट लाइट के साथ, और उसमें एक वाइट पाउडर मिला। वो वाइट पाउडर क्या था बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड्स को हमने वाटर के अंदर डिजॉल्व किया, और फिर उस डिजॉल्व सॉल्यूशंस के अंदर हमने रेड लिटमस पेपर को यूज किया, और हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो रेड लिटमस क्या हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया, जो ये बता रहा है कि वो सॉल्यूशन एल्केलाइन होगा या बेसिक होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, दिस हैपेंस व्हेंस बिकॉज व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक चीज़, अब से वाटर के साथ हम रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, किसी भी ऑक्साइड्स को अगर हम लोग वाटर के अंदर बनाते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बना लेता है। ये हाइड्रोक्साइड भी पहचान होता है कि वो सॉल्यूशंस बेसिक्स है, ठीक है। इसका अगर रिएक्शंस देखिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था उसको वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व किया गया, दे आर फॉर्मिंग MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लर्न रखेंगे। MgO प्लस H2O क्या बनाएगा, MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इस सॉल्यूशंस में हमने लिटमस पेपर का यूज किया था। अच्छा एक क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में है कि सर सॉलिड्स पे तो यूज किया नहीं, वाटर में घोल दिया, क्या वो सॉल्यूशन जो बना होगा क्या प्रॉपर्टी तो नहीं चेंज हो गया होगा, बिल्कुल नहीं। वाटर H2O एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, उसका अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। इसीलिए वाटर में अगर हम किसी चीज़ को डिजॉल्व करें, जैसे आप सॉल्ट मिलाते हैं तो क्या वाटर किस टेस्ट का हो जाता है, सॉल्ट हो जाता है। शुगर मिला तो मीठा हो जाता है, मतलब वाटर का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। सेम एज यहाँ पे चूँकि उसकी कोई रिएक्टिविटी नहीं है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। वो जो भी प्रॉपर्टी शो करके दे रहा है हाइड्रोक्साइड्स, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की ही प्रॉपर्टी है। तो वाटर में घोलिए, आराम से घोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा कि जो मेटल रिएक्ट है वो ऑक्सीजन से फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड्स, जिनका नेचर होता है बेसिक्स, और उसको हमने आइडेंटिफाई कैसे किया, थ्रू आउट द लिटमस पेपर। अगर आप नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो जो जैसे कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, ये भी बेटा नॉन मेटल को ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। मेटल्स ने मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म किया, सेम एज नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स का ऑक्साइड्स बना लेते हैं। याद रखने के लिए आसान भी है कि दोनों का ऑक्साइड है, यानी कि नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। देखिए वहाँ पे हमने जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो बेसिक्स नेचर में था, लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा एसिडिक ऑक्साइड्स है, एज दे फॉर्म एसिड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। क्योंकि इनको जैसे ही वाटर में घुलाते हैं ना, ये एसिड्स बना लेते हैं, और जब एसिड्स बना लेंगे तो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। इसको आगे हम लोग अभी रिएक्शंस के साथ देखने जा रहे हैं कि क्या, इसको हम टेस्ट भी करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नो टेंशन। देखिए जैसे कि एग्जांपल दिया कार्बन, जब कार्बन बर्न करेगा बेटा एयर के अंदर तो ये क्या बनाता है, CO2। काफ़ी पॉपुलर है ना कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको प्लांट्स यूज करता है जब फोटोसिंथेसिस, जिसको हम रिलीज करते हैं ब्रीथ के दौरान, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रिएक्शन कैसे करता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, दे आर फॉर्मिंग CO2। देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की 2, C2O4, और शॉर्ट फॉर्म में इसको CO2 बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से बनता है, ठीक है। अब
कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होता है। जब इसको, और गैस में लिटमस इंडिकेटर तो यूज करेंगे नहीं ना, तो इस पे जो वाटर में घुलाते हैं तो ये बनाता है बेटा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब सर ये कार्बोनिक एसिड कहाँ से आ गया? ठीक है, तो देखिए CO2 इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, और जब ये रिएक्ट करेगा तो दे आर फॉर्मिंग H2। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड बनाएगा। देखिए CO2 प्लस H2O एंड दे आर फॉर्मिंग व्हाट? दे आर फॉर्मिंग H2CO3। H2CO3, दिस इज द सिम्बॉल्स फार्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड। देखिए H2CO3, अब ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, कार्बोनिक एसिड्स को बोलते हैं, यानी कि CO2 बना, उस पर लिटमस का यूज करेंगे नहीं, इंडिकेटर्स का यूज करेंगे नहीं, इसको वाटर में घुला दिए, डिजॉल्व कर दिए, और जैसे डिजॉल्व कर दिए फॉर्म कर गया कार्बोनिक एसिड्स। अब इस कार्बोनिक एसिड्स को आप चाहे इंडिकेटर्स का यूज करोगे, और इंडिकेटर्स का यूज करोगे तो आप देखोगे ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, ट्राई आउट ऑन योर होम ऑन सेल्फ। आई विल शो यू द क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज दैट what happens when a metal reacts with oxygen? Obviously they are forming their metal oxides, just I am explaining earlier in slides. Next है, give a balanced chemical equations when magnesium reacts with oxygen. Balanced का मतलब जो हमने देखा था Mg plus O2, MgO बनाया था, वो MgO2, तो MgO आपका क्या एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। नेक्स्ट है, वाई इज सोडियम स्टोर्ड इन क्यूरेशन? क्यों क्यूरेशन में करते हैं? बिकॉज सोडियम्स आर अ वेरी रिएक्टिव इन नेचर, एंड when we left in the room temperature they react with oxygen to form what? Sodium oxide. That means they react, they burnt. That is the reason कि we stored in the kerosene, वो ना जले इसीलिए इसको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर जरूर करिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की। ठीक है, नन मेटल्स के केस में, मेटल्स हमने देख लिया, नन मेटल्स के केस में देखिए जब सल्फर की बात करते हैं, ये ऑक्सीजन में जब बढ़ता है बेटा, पंगेट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्मेल सफोकेटिंग गैस कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर एक जो गैस प्रोड्यूस करता है, एक पॉइजनस होता है, काफ़ी घटिया स्मेल होता है, काफ़ी अच्छी चीज़ें नहीं होती है, सफोकेटिंग होती है, मतलब बहुत ही खतरनाक भी होती है। यानी कि सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हेल्थ के लिए सफोकेटिंग गैस होता है, घुटन हो सकती है, मर भी सकते हैं, काफ़ी तगड़ा घटिया स्मेल होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। रिएक्शन क्या होगा? सल्फर ऑक्सीजन का क्या होता है? O2, दे आर फॉर्मिंग SO2। यहाँ बैलेंस देखिए, सल्फर की वैलेंसी होती है 4, 2, आप ये नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, दे आर फॉर्मिंग SO2। ठीक है, वेट अ मिनट, सल्फर डाइऑक्साइड ये था। ठीक है, अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस होता है। अब मैंने आपको कई बार समझाया कि गैस को या सॉलिड्स को डायरेक्टली लिटमस या किसी इंडिकेटर्स के साथ यूज नहीं कर सकते, सो वी हैड डिपिंग विद द वाटर, मे मेक अ सोल्यूशन विद द वाटर। सो सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या करने जा रहे हैं? वाटर सोल्यूशन के साथ डिजॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना, क्या करने जा रहे हैं बेटा? वाटर के साथ डिजॉल्व करने जा रहे हैं। जब इसके साथ वाटर के साथ इसको रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनेगा? इसका रिएक्शंस देखिए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2O वाटर, दे आर फॉर्मिंग H2SO3 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। अब देखिए आप लोगों ने अभी तक ज़्यादातर एक नाम सुना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, H2SO4। ये जो H2SO4 होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है, लेकिन यहाँ पे उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स। यहाँ पे आपको H2SO3 है, ये आप तो इसको मैच नहीं करिएगा। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे कैसे बना, हाइड्रोजन 1 सल्फर डाइऑक्साइड SO3 की वैलेंसी होती है 2, क्रॉस करेंगे H2SO3 बनाएगा। ठीक है, एक एक्टिविटी देखते हैं हम लोग, टू सिंथेसाइज ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड टेस्ट इज सॉल्यूशन यूजिंग लिटमस पेपर। एक अगेन एक्टिविटी, एक नॉन मेटेलिक मेटल्स का हमने देखा था, नॉन मेटेलिक केस में भी हम देखते हैं कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं लिटमस पेपर में। तो एक्टिविटी क्या है बेटा, एक इस छोटा सा चारकोल का टुकड़ा, कार्बन से बना सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग एक स्पून के अंदर ले रहे हैं,
यहाँ देखिए, एंड इग्नाइट इट, ठीक है, इसको हैंगिंग्स करते हैं, इसको बर्न करते हैं बेटा। इग्नाइट मतलब बर्न किया, देखिए हमने इसको बर्न किया, ये जलना शुरू कर दिया, ठीक है, ये जल रहा है। अब जलते जलते देखिए ये प्रोडक्ट क्या छोड़ेगा, इसको हमने क्या किया, एक ग्लास जार के अंदर डाल दिया। जब ये जल रहा था, ये शीशे का बना जार है और इसको हमने ढक दिया है। ढक क्यों दिया, ताकि इसमें से जो गैस निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, वो इसी के अंदर कलेक्ट हो। हमने क्या किया, एक चारकोल लिया, इसको बर्न किया, इसको ग्लास जार के अंदर डाल दिया। यहाँ पे देख रहे हैं स्मोक क्रिएट हो रहा है और हमने उसके ऊपर से ढक दिया है। ढकने का रीज़न क्या है, ताकि जो गैस बने वो कवर्ड हो जाए, ठीक है, गैस बाहर ना निकले। लेट अस सी क्या होगा। कुछ देर बाद स्पून को हम लोग जार से निकाल लेंगे, ठीक है, और इस गैस में जो ऑलरेडी उसके अंदर है, अब देखिए इस गैस जार के अंदर एक गैस आपको दिख रहा होगा। ये गैस क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस फील्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने देखा था ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ऑब्वियसली चारकोल कार्बन का बना होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, दे आर फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने रिएक्शन देखा था ऑलरेडी, C+O2 CO2। अब इस जार में क्या करना है बेटा, मैंने बात की थी कि सॉलिड में नहीं किया सकता, तो इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, वाटर, ठीक है। इस सॉल्यूशन में हमने क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। ऐड सम वाटर इन द जार एंड कवर इट अगेन। तुरंत डाले, उसको कवर्ड कर दिए, पानी डाले, कवर्ड कर दिए। तो देखिए क्या हो गया, इस CO2 H2O के साथ मिक्स कर गया, मिला, और दे आर फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। जस्ट मैंने जो अभी बताया था, ये एक्टिविटी हमने यही देखा कि कार्बोनिक एसिड कैसे फॉर्म करता है। अब ये कार्बोनिक एसिड एक लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है, वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, ब्लू लिटमस पानेंगे, क्योंकि हमें पता है, मैंने बताया आपको कि वो एसिडिक होता है, तो यहाँ पे ब्लू लिटमस डालना है। अगर ये ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। अब इसलिए देखिए क्या होगा, डाला और निकालिए, ये हो गया जादू, ये हो गया रेड। जब हुआ रेड, इसका मतलब होगा एसिडिक। कौन सा होगा बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन। तो बिल्कुल हम जो बोल रहे थे, हम लोगों ने जब स्टडी किया, बिल्कुल सही किया है कि जो एसिड्स यानी कि जो बेसिक्स प्रोडक्ट्स बनने वाला है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। और आप लोग तो अच्छे से जानते हो ये सारी चीज़ें। बस ये एक्टिविटी इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिखेंगे अगर आता है, और टेस्ट करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये ब्लू लिटमस पेपर क्या हो गया, एसिडिक बता रहा है सॉल्यूशन में, रेड में कंक्लूजन। तो क्या कंक्लूजन हो गया, बल्ले बल्ले, कंक्लूजन हो गया कि ये नॉन मेटल्स रिएक्ट करा और बनाया क्या, नॉन मेटल का ऑक्साइड्स, जो नेचर में होगा एसिडिक। फिर हो गई बल्ले बल्ले, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बन गया। तो चलिए आप लोग के लिए फिर से कुछ क्वेश्चन तैयार है। बोले सर आप लोग बहुत क्वेश्चन देते हो यार, क्या करें बेटा। अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए जब सल्फर डाइऑक्साइड्स का, आसान से अभी मैंने बताया, सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2 बना लेगा, फिर उसको वाटर में घोल लीजिए, H2SO3 बना लेगा, CO3 कार्बोनिक एसिड्स, सॉरी H2SO3। यहाँ पे सल्फ्यूरिक, ये क्या हुआ, पीछे चला गया। सल्फ्यूरिक एसिड पे ब्लू लिटमस क्या होगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। अभी जस्ट बताया था ना, उसी एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर देना है जैसे बताया गया है। तो ये तीनों क्वेश्चंस तैयार करिए खुद से। आप लोग बहुत ही अच्छे और समझदार बच्चे हैं, सारा कर सकते हैं, तो कोई इशू की बात ही नहीं है। हे मिट जाओ। चलिए तो अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज। उससे पहले देखेंगे वाटर के साथ रिएक्शन, तो करते हैं। पहले रिएक्टिविटी सीरीज ही देखेंगे क्या, चलिए देख लीजिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि रिएक्टिविटी सिर्फ वाटर के केस में नहीं, हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है, ये बता रहा है कि जो हमारे एलिमेंट्स है, खास करके हमारे यूज के इतने ही नहीं होते हैं, उनका ऑर्डर क्या है, कितना तेज़ी से कौन रिएक्ट करता है, कितना फास्टली कौन रिएक्ट करता है, कितना स्लोली कौन रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला नाम दिख रहा है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो ये ऑर्डर ये बता रहा है कि जो पोटेशियम है ना, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव, और ये जो है ना लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव मतलब जो सबसे कम,
यानी कि इधर जितने ना गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते किसी चीज़ से, लेकिन ये जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। और बेटा इनके ऑर्डर को करना पड़ेगा याद, ठीक है, मुझे नहीं आपको। मेरा तो एग्ज़ाम काम हो गया, अब इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये डिक्रीजिंग बता रहा है, मतलब ऊपर से रिएक्टिव है और नीचे डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज करेंगे तो उल्टा दिखा सकते हैं आप, ठीक है। एज यू मूव डाउन रिएक्टिविटी डिक्रीज है, इसी सीरीज को बोलते हैं रिएक्टिविटी, जिसको लर्न जरूर करना है आपको, ठीक है ना। गोल्ड क्या है बेटा, लीस्ट रिएक्टिव है, और पोटेशियम आपका सबसे है। अब हम लोग वाटर से रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए वाटर, जल ही जीवन है। जो सबसे रिएक्टिव मेटल होता है वो जो वो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ज़्यादातर मेटल्स जो वाटर से रिएक्ट करते हैं, हमने अभी देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड्स को वाटर में घोले थे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया था। इन जनरल ऑक्साइड्स बनाएगा तो हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा या हाइड्रोक्साइड परफॉर्म करेगा। यानी कि ज़्यादातर मेटल्स रिएक्शन करने का क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है ऐसे रिएक्शंस? अगर वर्ड इक्वेशन की बात करें तो क्या होगा, मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए वाटर आपको पता है नेचर्स में कई सारे फॉर्म में, जैसे वाटर को जब हिट करते हैं तो भाप निकलता है, स्टीम, वो एक्चुअली हॉट वाटर होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ भी ये उस केस में बनता है मेटल ऑक्साइड। जनरल वाटर्स में अगर घोल दिए तो मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। अगर वही वाटर स्टीम के फॉर्म में हो, भाप हो, गर्म हो, तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता, हाइड्रोक्साइड ही बनाता, जो कि उड़ जाता है ना, पानी भाप बनेगा उड़ जाएगा तो कहाँ से रहा भाई, तो ऑक्साइड बना लिया, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। एक बेसिक डिफरेंस होता है वाटर और वाटर स्टीम के फॉर्म में इन दोनों में, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब जैसे कुछ मेटल्स आपके सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये जो 4 मेटल है काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चारों के रिएक्शंस बुक्स में भी दिए गए होंगे, आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं बार बार परेशान करने के लिए आपको, तो इनको याद करना है, ठीक है। कम से कम इन चारों का तो याद कर ही लीजिएगा, नहीं याद करेंगे ना बच्चे लटक जाएंगे, ठीक है। अगर इस चैप्टर को अच्छे से करना है तो करना पड़ेगा। जैसे अब देखिए ऑब्वियसली रिएक्टिविटी सीरीज क्यों बताया गया था कि जो वाटर से रिएक्शंस कौन कौन करता है ये डिपेंड करता है उनके रिएक्टिविटी पे, और रिएक्टिविटी पे सबसे ऊपर कौन था, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, तो ये सब ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम है, दे आर सो हाईली रिएक्टिव दैट दे कैच फायर इन कम इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर, दैट इज द रीजन कि डैप इन द किरोसिन में डाले थे ना, क्यों डाले थे, क्योंकि भैया पानी में डाल लो आग पकड़ लेगा, इतने रिएक्टिव होते हैं। तो कैसे डाले, पानी है देखो इसमें डाले सोडियम, पकड़ लिया आग, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, पानी में आग लगा दोगे आप लोग यार, ठीक है। गाना गाओगे, पानी में लगा देंगे आग और डालेंगे सोडियम और पोटेशियम, वाह ये तो गाना हो गया। इसीलिए इसको किरोसिन में डाला जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रिएक्शन देखिए, सोडियम है, हमने मिलाया वाटर के साथ, ये क्या बना लिया, देखिए यहाँ देखिए क्या बनेगा रिएक्शंस बैलेंस में, दे आर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बनाया, सोडियम को वाटर के रिएक्शंस कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसकी बैलेंस इक्वेशंस की बात करेंगे तो देखिए क्या होता है, 2Na + H2NaOH। एक्चुअली आप लोग इतना से भी काम चला सकते हो अभी, NaOH, लेकिन बैलेंस फॉर्म में देखिए सोडियम 2 यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे 2NaOH + H2 होगा। यानी कि वाटर से जब होगा तो क्या होगा, बनाएगा हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस को करेगा रिलीज। या नॉर्मल वाटर है, स्टीम यूज़ नहीं किया गया, ठीक है ना। ओके यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। एक एक्टिविटी है टू शो दैट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोजन गैस। इसी रिएक्शंस को एक्टिविटी के थ्रू भी समझिए, तो करते हैं एक्टिविटी। मज़ा आ रहा है आप लोग को एक्टिविटी करने में ऑब्वियसली। देखिए 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ये जिसमें हम लोग टेस्ट करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब। ये 1 और 2 एक स्टैंड के सहारे इसको खड़ा किया गया, जो आप लोग फिगर्स में दिख रहा होगा, ठीक। इसमें हमने क्या डाला, एक मैग्नीशियम रिबन,
ये देखिए ये आ गया आपका मैग्नीशियम रिबन, और इस मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या कर दिया, आधे पानी के साथ फिल कर दिया है। यानी कि इस जार में हमने भर दिया आधा पानी और उस पानी के अंदर चला गया रिबन। ठीक है, जेंटली वार्म द टेस्ट ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बंसिन बर्नर। ये जो बर्नर होता है ना, केमिस्ट्री में यूज होता है, इसको बंसिन बर्नर करते हैं, इससे थोड़ा इसको हीट करते हैं। तो हीट करेंगे तो देखिए क्या होगा, और ये एक पाइप के द्वारा इसको हमने इसमें कनेक्ट किया हुआ है। ये पाइप की कनेक्टिविटी यहाँ है, तो देखिए यहाँ से जो धुआं भाप निकल रहा है ना, धीरे धीरे इसमें हो रहा है जमा, इस पाइप से जाके यहाँ पे जमा कर रहा है। इसको केयरफुली ऑब्जर्व करिए, देखते रहिए, तो आप देखेंगे यू विल ऑब्जर्व द इवोल्यूशन ऑफ गॉन द गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। एक बबल्स के फॉर्म में गैस निकल रहा है जो यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, जमा हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि गैस बढ़ गया। ठीक है, वो जो जिसके अंदर गैस फिल हो गया था ना, उसके ऊपर हम एक माचिस की तीली जला के लेके जाते हैं। आप कैंडल लेके चले जाइए, और चूंकि ये गैस है तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो देखिए क्या होगा, ओ माय गॉड, दे आर प्रोड्यूसिंग अ साउंड पॉप। पॉप मतलब बेटा नॉट पापा, आजकल पापा को पॉप बोलते हैं ना, ये पॉप साउंड ये बताता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना है। ये पॉप साउंड कब जनरेता है, एक क्रैकिंग साउंड जनरेट करेगा पॉप, और ये पैप इसलिए बताता है कि मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है वाटर का तो ये हाइड्रोजन गैस बनाता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस जब भी बर्न करता है दे आर प्रोड्यूसिंग अ पॉपिंग साउंड्स, और ये एक्टिविटी यही बता रही है कि इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस फिल्ड है। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ तक तो हमने ये पता कर लिया कि हाइड्रोजन गैस है। अब क्या करते हैं बेटा, नाउ ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिटर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो यहाँ पे दिखाया गया है। एंड तो so what is the conclusion is that magnesium reacts with water to form magnesium hydroxide along with hydrogen gas, जो हमने यहाँ पे पता कर लिया। कैसे, पॉप साउंड को देख के। तो इस तरीके से वाटर के साथ मेटल की रिएक्टिविटी को आप शो कर सकते हैं, ऐसे भी और एक्टिविटी से। फिर से क्वेश्चन है आपके सामने, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेसेस। एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट सीरीज का क्वेश्चन आ गया, सॉरी, इसको हम लोग आगे करेंगे। अब हमने देखा था, पहले वाटर स्कॉट समझ लेते हैं, उसके बाद मेटल्स डिफर इन द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। कंडीशन समझ लीजिए। देखिए पोटेशियम सोडियम, ये याद रख, आपके मैंने आसानी के लिए बना दिया है। पोटेशियम और सोडियम ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम होते तो रिएक्टिव है बेटा, लेकिन ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता। सोडियम पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव होता है, कोल्ड वाटर के साथ कर लेता है। कैल्शियम मैग्नीशियम उससे लेस रिएक्टिव होता है, इसको हॉट वाटर चाहिए तभी रिएक्शंस करेगा। इसके अलावा जितने भी है ना, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, इनको चाहिए स्टीम, ये इनको और ये लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये स्टीम के साथ करते हैं, तभी जाके वो रिएक्शंस करेंगे। तो ये सारे मेटल्स रिएक्ट तो कर रहे हैं वाटर के साथ, अलग अलग फॉर्म में कर रहे हैं, तीनों फॉर्म में, कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ और स्टीम के वाटर के साथ। कोल्ड के साथ कौन करेगा, पोटेशियम सोडियम। हॉट के साथ कौन करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम। और बाकी जो एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लीड है, वो किसके साथ करेगा, स्टीम के साथ, भाप के साथ। ठीक है, इसके अलावा आप कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम की बात करेंगे तो नो रिएक्शंस। बेटा इसकी रिएक्टिविटी की हमने बात की थी ना, इनके साथ रिएक्शन ये नहीं करता। इसके अलावा अगर आप नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं जो जिनको वाटर से बचाया जाता है, एयर से। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक फॉस्फोरस, इनको इज केप्ट इन वाटर टू प्रिवेंट इन कॉन्टेक्ट विद द एयर, इसलिए इसको वाटर का स्टोर करते हैं। फॉस्फोरस नॉन मेटल से इनको वाटर के अंदर बचा कर रखते हैं, क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, एयर से रिएक्ट ना कर जाए इसलिए, क्योंकि एयर में जाते ही क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये हमने वाटर के साथ देख लिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एसिड्स के साथ रिएक्शंस करनी। हमने देख लिया मेटल्स का रिएक्टिविटी किसके साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। नाउ वी आर टॉकिंग विद द रिएक्शन विथ एसिड। देखिए जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग अ सॉल्ट एंड दे आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस ऑल्सो। यहाँ वहाँ पे क्या हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस था, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट खाने वाला नमक भी होता है और भी सारे सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, कई सारे सॉल्ट्स होते हैं। रिएक्शंस क्या होगा, व्हाट इक्वेशंस, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
याद कर लीजिएगा, मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट एक बहुत बड़ी फैमिली है बेटा, ठीक है। ये देखिए मेटल है, ये एसिड है, क्या बना दिया बेटा, सॉल्ट। नमक खाते रहिए बैठ के, और साथ में H2। जैसे यहाँ पे जिंक की बात की गई, जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, दे आर फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसको रिएक्शन के द्वारा भी हम समझेंगे, ठीक है, कि क्या सिंबल्स होते हैं। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा आपका H2SO4। मैंने आपको बताया भी था आपके प्रीवियस स्लाइड्स में। दे आर रिएक्शंस एंड दे आर फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट। देखिए हाइड्रोजन गैस तो बना ही, साथ में इनका बैलेंसिंग कैसे होगा, जिंक की बैलेंसिंग होती है 2, SO4 की 2, सो ZnSO4 का, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट बोलते हैं इसको। यानी कि जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो दे आर फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड दे आर रिएक्टिंग द हाइड्रोजन गैस। अब ये जिंक सल्फेट क्या है, सॉल्ट है। यानी कि सल्फेट फैमिली और क्लोराइड फैमिली, नाइट्रेट फैमिली, ये सब सॉल्ट फैमिली होती है। तो यहाँ पे जो जिंक सल्फेट बना है ये भी एक सॉल्ट है, इसको खाते नहीं है, नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, बट सॉल्ट ही होता है ये, ठीक है। तो ये भी रिएक्शंस को याद रखेंगे। यहाँ देखिए दूसरा एक देखते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जो अगेन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सेम थिंग्स, ये मैग्नीशियम सल्फेट बनता है। फॉर्मूला देखिए, रिएक्शन देखिए, Mg। आप लोग के लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इतने रिएक्शंस करा रहा हूँ आप लोग को। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, दे आर फॉर्मिंग व्हाट, हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा ही, साथ में क्या बनाता है, MgSO4। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgSO4, बैलेंस्ड फॉर्म में। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट होता है, सल्फेट फैमिली है। तो जब मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, दे आर फॉर्मिंग MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, प्लस दे आर लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम सेम एज करेंगे तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। इसको भी रिएक्शन से देखिए क्या बनेगा, एल्युमिनियम, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड था ना, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एल्युमिनियम की वैलेंस होती है 3, क्लोरीन की 1, दे आर फॉर्मिंग AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। जब एल्युमिनियम को HCl के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनाया, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे सॉल्ट बदल गया, अभी सल्फेट था ना, यहाँ पे क्लोराइड है, सेम है सोडियम क्लोराइड का हम लोग देखेंगे जो नॉर्मल सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस निकला, सब में हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा, ठीक है, बट सॉल्ट फैमिली की फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं। बैलेंस की बात करें तो एल्युमिनियम 6HCl, 2AlCl3 प्लस 3H2 होता है। ये बस बैलेंस इक्वेशन है, प्रोडक्ट आपने देखा तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग रिएक्शंस को। फिर से एक एक्टिविटी है, टू शो दैट हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स। इस एक्टिविटी के द्वारा अभी हमने देखा था एक हाइड्रोजन गैस की एक्टिविटी जिसमें हमने पॉप साउंड जनरेट कराया था। ऑब्वियसली फिर से वहाँ पे ये चीज़ हम लोग करेंगे, बट यहाँ पे चूंकि एसिड्स के साथ रिएक्टिविटी है तो उसको भी एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं कि कैसे होता है। लेट अस स्टार्ट। हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम को रिबन को लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये देखिए एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर मैंने मैग्नीशियम रिबन को डाला है, ठीक। इसमें कुछ ड्रॉप्स धीरे धीरे ड्रॉपर्स, चूँकि ड्रॉपर की सहायता से सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ठीक है। एक ड्रॉपर लेते हैं, देखिए ड्रॉपर है, इससे क्या डाल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। काफ़ी रिएक्टिव होता है, बूंद बूंद, पानी की तरह नहीं डाल देना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और ठीक है, और जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तुरंत रिएक्शन करा देता है। और देखिए जैसे ही हम लोग इसके सामने मैच स्टिक लाए तो क्या हुआ, पॉप जनरेट हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा होगा। तो यहाँ भी वही सेम थिंग्स है बेटा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। सम नॉन मेटल्स लाइक फॉस्फोरस आर केप्ट इन वाटर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एटमॉस्फेयर, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स यूटिलाइज्ड हियर। यो फॉस्फोरस का हमने क्यों वाटर के अंदर रखा था, ताकि वो रिएक्शन ना करे। यहाँ बताइए नॉन मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है,
कौन सी प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है? क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स फॉर्म कर देते हैं, इसलिए हमने इसको वाटर के अंदर स्टोर किया था। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स, अभी हमने देखा था दैट आर फॉर्मिंग द व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर। अब सेम एज हमने एसिड्स देख लिया, बेस के साथ देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे और लास्टली हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। तो इसी में नॉन मेटल्स की ओर बढ़ते हुए हम लोग आगे की चीज़ें देखते हैं। मेटल्स तो कर लिया, जनरली नॉन मेटल्स पिटा करता नहीं है, वाटर के साथ भी नहीं करता था, एसिड के साथ भी करता नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शंस नो रिएक्शंस करेंगे नहीं, रोने दीजिए। कुछ रिएक्शंस होते हैं जैसे सल्फ़र हो बेटा, फॉस्फोरस हो, ये काफ़ी हॉट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। तो सिंपली याद रखिए नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड्स। इस पर ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत काम है ना दिमाग का, बचा के रखिए, काम आएगा। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई पिकल इज स्टोर्ड इन अर्थन पॉट। ठीक है, अर्थन पॉट में पिकल को क्यों स्टोर किया जाता है? देखिए कुछ फूड है लाइक जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, साइट्रस फ्रूट्स जिसको बोलते हैं कर्ड, पिकल, टर्मरिक, इन सब के अंदर पाया जाता है एसिड्स, खट्टा, और खट्टा होगा तो कर लेगा मेटल से रिएक्ट। ठीक है, कर्ड, पिकल, इन सब के साथ, इसीलिए इनको मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए या प्लास्टिक जार, जिससे वो रिएक्ट ना करे। मेटल्स में रहेंगे रिएक्ट कर जाएगा। गॉट इट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन विथ बेस। एसिड्स क्लियर, बेस आइए सर। जनरली मेटल्स रिएक्ट नहीं करते बेस के साथ, लेकिन कुछ करते हैं क्या? मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करा रहे हैं। ओ माय गॉड, कुछ मेटल्स हैं, रोने की जरूरत नहीं है, कुछ मेटल्स हैं लाइक एल्युमिनियम, जिंक, लीड, रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और दे आर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस ही। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस जनरली आप लोग याद रखिएगा, जैसे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और ये इनके साथ ये भाई लोग रिएक्ट करते हैं। एल्युमिनियम है, जिंक है, लीड है, और दे आर फॉर्मिंग व्हाट, दे आर फॉर्मिंग देयर कंपाउंड मेटल्स और दे आर लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस ऑल्सो। तो क्यों रो रहे हो भाई इतना, है ना, करता तो है ना। अब बेचारा नॉन मेटल तो नहीं करता तो कभी नहीं रो रहा, ये बैठ के रोना शुरू कर दिया। मत रो मत रो। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स होता है, आसान नहीं होता। तो नॉन मेटल से केस में इस बेस की बात ख़त्म है। और अगर बेस की अगर रिएक्शंस की मैं बात करूँ, एक रिएक्शन में बता दे रहा हूँ, जैसे मैग्नीशियम की बात करें, सॉरी मैग्नीशियम से बात नहीं करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। जैसे हमने एल्युमिनियम की बात की, ठीक है, जब एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो ये क्या बनाता है बेटा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड्स प्लस दे आर रिलीजिंग, ठीक है, सॉरी, जब एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो दे आर फॉर्मिंग Na2AlO3, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको, Na2AlO3, एंड दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करेगा Na2AlO3 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब बैलेंसिंग इसको करके देखिएगा कैसे बैलेंस होता है, ये आपका वर्क है। बहुत सारे बैलेंसिंग्स मैंने आपको बताया है ना, तो ऑब्वियसली इसको बैलेंस करिए। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये अच्छे से लर्न करिएगा और एक्टिविटी सीरीज के बाद ही होगा। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन एलिमेंट और रेडिकल हैज रिप्लेस्ड अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। मतलब जब एक केमिकल रिएक्शंस में एक, आप ऐसे समझिए जैसे हम लोग में क्या होता है, एक ताकतवर इंसान हमेशा एक कमज़ोर इंसान को दबा देता है, मार के भगा देता है, चलो भाग, किसी को सीट लेना हो, कोई ताकतवर है, चलो उठ के भाग यहाँ से। उसी तरीके से यहाँ भी होता है, जो मस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, एलिमेंट होता है, वो हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और ख़ुद उसके जगह पे आके बैठ जाता है। इसलिए इसका नाम ही है डिस्प्लेसमेंट।
उसके स्थिति में, उसकी पोजीशंस में चेंज ला दे देना, बदलाव ला लेना, ठीक है। दैट इज द रीजन क्या लिखा है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस जो अपना प्लेस बदल देता है, एलिमेंट रेडिकल और रिप्लेस्ड हो जाता है। क्यों होता है, सेम एज रिप्रेजेंट, जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस वाई जेड, एक एलिमेंट मान लो x है, दूसरा वाई जेड है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वाई जेड के साथ कॉम्बिनेशन था ना, अब ये क्या करेगा, y x के जगह पे आ जाएगा और इससे कंबाइन करेगा। यहाँ पे y आ गया और x ने z के साथ कंबाइन कर लिया, मतलब x यहाँ पे x y ज़्यादा ताकतवर था, x इसके साथ रिएक्ट कर लिया, x ताकतवर होने के कारण y को भगा के खुद उसके जगह पे चला गया और y को हटा दिया, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव होने के कारण। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि दे आर द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और ये डिस्प्लेस करेगा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता होगा, सिंपली भाषा में आप मोस्ट रिएक्टिव याद रखिए, ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। इसको रिएक्शन के द्वारा हम लोग समझते हैं कैसे करेगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, जिंक प्लस सी कॉपर सल्फेट है, Zn प्लस CuSO4। यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट ने रिएक्शन कराया है किसके साथ, कॉपर ने सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पे जिंक है। जिंक होता है कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर, ज़्यादा ताकतवर। ये कहता है भैया तुम हो जाओ साइड। इसने क्या किया, इसको मार के भगा दिया और खुद रिएक्शन कर लिया जिंक सल्फेट के साथ, एंड साथ में कॉपर को कर दिया साइड। दे आर फॉर्मिंग जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो देखिए यहाँ पे पोजीशन इसका यहाँ था, पहला यहाँ पे था, इसने इसका पोजीशन पे खुद को रख लिया, खुद को बदल दिया, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दे आर Zn-SO4। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, कॉपर से, इसलिए जिंक ने कॉपर को कर दिया डिस्प्लेस्ड, इसीलिए इस रिएक्शंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ देखिए जिंक यहाँ है बेटा, कॉपर यहाँ पे, कितना बड़ा अंतर है ना। तो जो ज़्यादा ताकतवर है उसने अपना काम कर दिया, है ना। इसीलिए द मेटल विच इज डिस्प्लेस हायर इन द एक्टिविटी सीरीज इज मोर रिएक्टिव दैन दोज प्लेस्ड बिलो इट। ये ऑलरेडी मैंने आपको बोला था, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिएगा, बिना रिएक्टिविटी सीरीज याद किए कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और ये तभी आपको पता चले जब रिएक्टिविटी सीरीज याद करेंगे। अब देखिए जो मेटल, ए मेटल विल ओनली रिएक्ट विद अ सॉल्ट सोल्यूशन इफ इट इज प्लेस्ड इन हायर देन एक्टिविटी सीरीज दैन द मेटल। ये सिर्फ सॉल्ट सोल्यूशन के केस में होगा, ये आपको यहाँ पे भी नहीं करना है। सो लेट्स लीव दैट। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मैंने आपको बताया, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अब देखिए सिल्वर की बात हम करें, यहाँ पे एक बात करिए सिल्वर की। सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद जिंक सल्फेट। सिल्वर नहीं करता, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है, सबसे नीचे टेबल में था। अब ये इतना लेस रिएक्टिव होता है कि रिएक्शन नहीं करता। गोल्ड, सिल्वर, अब जैसे सिल्वर का सिंबल Ag जनरल ये करेगा तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, रिएक्टिविटी है ही नहीं उनके अंदर, कैसे करेगा। कॉपर सल्फेट से नहीं करता है ना, क्यों, क्योंकि सब देखिए यहाँ पे बैठा है, बहुत नीचे लेस रिएक्टिव होता है। इसीलिए सिल्वर इज प्लेस्ड लोअर इन द एक्टिविटी सीरीज, दैट इज द रीजन दे आर डज नॉट डिस्प्लेस जिंक एंड कॉपर। तो याद रखिएगा, अगर ये सीरीज आपको याद होगी तभी आप बता पाओगे कौन नीचे है कौन ऊपर है। पता चला जो रिएक्टिव है उसके साथ रिएक्शन मत कराइएगा, जो रिएक्टिव नहीं है उसके साथ आप रिएक्शन करा के आ जाइएगा, उनको भी डिस्प्लेस्ड कर दीजिएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगी, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, टॉपर हो जाएंगे आप लोग। टॉप करना है ना बेटा, उल्टा। तो याद रखिएगा, ये हमने क्या देखा ऊपर कि जिंक, कॉपर, ये जितने भी है ना, ये मोस्ट रिएक्टिव है। 3 और सिल्वर ये सब लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इनको ये मोस्ट रिएक्टिव और ये जो आपका लेस रिएक्टिव में सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब जो है लेस रिएक्टिव। ये सब आपके जिंक है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है ना बेटा आपके काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। तो दिस शुड बी लर्नड इफ want to prepare for the displacement reactions betterly. Now we are doing a comparing reactivity of metals. अभी हमने एक कंपैरिजन देखा था, डिफरेंस मैंने आपको बताया था मेजर मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। यहाँ पे रिएक्टिविटी की कंपेयरिंग की बात करिए, एक एक्टिविटी से समझते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें हम लोग प्रूव करेंगे कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। क्या होता है, आयरन, अब देखिए 2 टेस्ट ट्यूब लिया है हमने, ए और बी दोनों को स्टैंड पे लगा दिया। इस ए वाले में डाल रहे हैं आयरन फिलिंग्स, इसके अंदर क्या डालेंगे बेटा, आयरन फाइलिंग्स, छोटे छोटे टुकड़े। यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स है,
बी के अंदर डालिए कॉपर फाइलिंग्स, कॉपर टर्निक्स, यहाँ पे आयरन और यहाँ पे आयरन, यहाँ पे कॉपर। ठीक, अब इन दोनों के अंदर हम लोग डालने जा रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस को। इन दोनों के अंदर कुछ ड्रॉपर्स, इसके अंदर भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया और इसके अंदर इसमें कॉपर डब्बा, इसमें आयरन सल्फेट सॉल्यूशन डाला। देखिए दोनों के अंदर डाल दिया, फिल कर दिए। अब देखिए होगा क्या, टेस्ट ट्यूब में जो हमने डाला आयरन फाइलिंग्स, दे आर डिपोजिशन ऑफ द कॉपर, ये कॉपर के अंदर हो जाएंगे डिस्प्लेस्ड, डिपोजिट। ठीक, मतलब इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे। क्या होगा बेटा, एक लेयर चढ़ा देगा। एंड हम क्या करते हैं, एक ड्रॉपर से दोनों के अंदर सॉल्यूशन डालेंगे। ये हमारी आयरन फाइलिंग्स थी और ये हमारा क्या है, कॉपर फाइलिंग्स। इनके अंदर डालेंगे दोनों के अंदर, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आयरन फाइलिंग्स है, ये ब्राउन हो जाएगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लेयर, यानी कि कॉपर के अंदर एक लेयर चढ़ेगा जिसके कारण इनका कलर ब्राउन हो गया, बदल गया। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है बेटा, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, दैट पेल ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशंस। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन डालने के कारण इसका कलर हो गया ग्रीन, ये ब्राउन हो गया था और ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जैसा था वैसा ही है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हुआ। मतलब कंक्लूजन क्या है कि बेटा जो आयरन होता है ना, वो मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, एंड दैट इज रीजन दैट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड मेक का कोरोजन। एक लेयर बना दिया कॉपर सल्फेट को, क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस एज यू विश। एक क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल एंड अमोनियम यूटेंसिल्स? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज दे आर इन द साइट्रस फ्रूट। मेटल्स बताइए जो बेसिक के साथ रिएक्ट करते नहीं है। एग्जांपल आप दे सकते हैं सोडियम का। गिव एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बताइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट व्हाट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस। अभी हमने डिस्कस किया है, तो इसको करिए। अब लास्ट हमारा एक टॉपिक है बेटा, कोरोजन। ठीक है, क्या है, कोरोजन। इसको हम लोग कवर करते हैं। तो कोरोजन क्या होता है, जिस तरह से मेटल्स में रस्टी होती है ना, देखिए लोहे में जंग लगना, कोरोजन्स मतलब रस्टिंग्स, कॉपर सब कम करेंगे। द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होते हैं, मॉइस्चर मतलब जो वाटर होता है, इनके कारण मेटल्स पे एक अटैक्ड होता है। अटैक मतलब धीरे धीरे रिएक्शंस करके ना इनको कमज़ोर बनाता है, उनके ऊपर एक लेयर चढ़ाता है धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे लोहे के ऊपर जंग लगना, एक लेयर चलाता है, इसी को बोलते हैं कोरोजन। करोड़ हो जाना, उनके अंदर एक लॉसेज होती है। ठीक, तो अब क्या होगा, जैसे आयरन, जनरली आयरन और कॉपर जो हमारे घर में हम देखते जा रहा था, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और साथ में होता है मॉइस्चर, वाटर, तो ये एक ब्राउन लेयर डिपोजिट करता है, फ्लैकी सब्सटेंस, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। ये देखिए कितना साफ नेल है। ठीक है, ऑब्वियसली जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो दे आर प्रोडक्ट क्या बनाएगा। देखिए यहाँ पे लग गया जंग। ठीक है, जनरली होता रहता है, घर में छोड़ते। इसको रिएक्शंस के फॉर्म में लिखें। रस्टिंग उपाय देखिए, साइकिल्स पहले कैसे था, बाद में कैसे हो गया। तो ये जो रस्टिंग, ये एक अनडिजायरेबल है जो हम नहीं चाहते, लेकिन ये होता है कब, जब जनरली हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं ना, उस केस में। तो क्या होगा बेटा, इसके ये बॉडी देखिए अगर डिस्पोजिव होते कमज़ोर हो जाएगी ना, उसी तरीके से ये मेटल्स को कमज़ोर कर देता है। पाइप ख़राब हो जाना, साइकिल्स जंग लग जाना, टूट जाना, हमारे चैन का टूट जाना। कॉपर में सेम एज
यहाँ पे देखिए जब कॉपर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो सेम एज वहाँ पे कोरोजन होता है, इसके ऊपर एक ग्रीन सब्सटेंस हो जाता है, बस कॉपर के साथ वहाँ पे ना वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है मॉइस्चर्स में। तो इन दोनों के रिएक्शंस अभी हम लोग करेंगे, है ना। उसके कारण कॉपर पे भी लेयर चढ़ जाता है इस तरीके से। सिल्वर के ऊपर देखते हैं कि ब्लैक लेयर चढ़ जाता है, शाइनिंग खत्म हो जाती है पैसेज ऑफ टाइम के। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती है बेटा, कोरोजन्स को। देखिए यहाँ पे पहले था, अभी ऐसा कॉपर बाद में गंदा होने के बाद। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस और वाटर थे ना बेटा, वो प्रेजेंट कर लिए, ठीक है। तो इसको हमने आयरन के केस में देखा था। आयरन का फॉर्मूला होता है बेटा Fe, ठीक है, Fe। जब आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन गैस के साथ प्लस वाटर के साथ, H2O के साथ, तो ये क्या बनाता है, फेरस। ये क्या बनाएगा बेटा, Fe2O3, फेरस ऑक्साइड प्लस वाटर भी फॉर्म करेगा, Fe2O3 प्लस H2O। ये रिएक्शंस होता है, और इसी रिएक्शंस को ये जो फेरस ऑक्साइड बनाना, दैट इज कॉल्ड रस्ट। इसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रस्ट। Fe plus O2 plus H2O, that is forming Fe2O3 ferrous oxides plus water, and this reaction is called rusting of iron, जो हमने देखा था लोहे में जंग लगना। सेम है अगर आप कॉपर का देखें तो कॉपर के केस में क्या होगा बेटा, कॉपर के केस में क्या होगा, देखिए कॉपर को क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस प्लस वाटर, साथ में यहाँ पे चाहिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, Cu प्लस O2 प्लस H2O प्लस CO2। ये क्या बनाता है, दे आर फॉर्मिंग कॉपर हाइड्रोक्साइड जो प्लस CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट क्या बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, और यही दोनों मिल के ना एक ग्रीन लेयर कोटिंग चढ़ाते हैं। ये जो कोटिंग होती है ग्रीन लेयर की, इसी कारण से होती है। यानी कि जब कॉपर रिएक्शंस कैसे बताएंगे, अगर कॉपर्स का एग्जांपल्स पर लिखेंगे आप कोरोजन्स का, तो जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ प्लस वाटर के साथ प्लस CO2 के साथ रिएक्ट करे तो दे आर फॉर्मिंग कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, एंड दीज आर अ ग्रीनिश लेयर। यही लेयर होता है बेटा, ग्रीन लेयर की हम जो बात कर रहे थे ना, यही ग्रीन लेयर होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। अब मुझे बताइए इन दोनों केस में अगर इससे बचना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा जो आयरन, इनके ऊपर एक पेंट करा लेते हैं, इनके ऊपर जिंक की कोटिंग करा देते हैं, कॉपर के ऊपर एक लेयर शाइनिंग चढ़ा होता है। तो पेंट वेंट करा के ना इनको हम इसीलिए रखते हैं ताकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बच्चे वाटर से रिएक्शन ना करे और इसमें कोरोजन ना के बराबर हो। ग्रीजिंग करते हैं, साइकिल के चैन में देखते हैं ना हम लोग, साइकिल में ऑयलिंग करते रहते हैं, ग्रीजिंग करते हैं ताकि लोहे में जंग ना लगे। तो ये सब प्रोसेस है कोरोजन से बचाने का, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, कोरोजन क्या होता है, लॉसेस बताइए, कंडीशंस बताइए रस्टिंग का, सिल्वर क्यों नहीं करता। तो यहाँ तक हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर्ड कर ली है मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर। थोड़ा सा यूजेज जानते हैं, और कुछ नोबल मेटल्स होते हैं, नोबल्स मतलब जो रिएक्टिव नहीं करते, वो क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारे सोडियम पोटेशियम्स, ये इसमें यहाँ पे देखिए प्लैटिनम, रिएक्टिविटी सीरीज में प्लैटिनम इज द लेस रिएक्टिव मेटल के अंदर दिया गया ना, लीस्ट रिएक्टिव मतलब बहुत ही कम है। ये किसी से एयर वाटर एसिड बेस और मोस से नहीं रिएक्ट करता, इनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे गोल्ड नहीं करता बहुत ज़्यादा, इसलिए इनको नोबल मेटल कहा जाता है। इनको आपको लर्न करना पड़ेगा कि गोल्ड एंड मेटल्स, प्लैटिनम आर कॉल्ड नोबल मेटल, इसलिए सोने जल्दी खराब काला नहीं पड़ता, प्लैटिनम खराब नहीं पड़ता, इसलिए इसके ज्वेलरी में काफ़ी यूज होता है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, नोबल मेटल्स, ठीक है। इस नोबल मेटल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, दे आर नॉट केमिकली अफेक्टेड बाय द सब्सटेंसेज। ये ऑब्वियसली रिएक्शन नहीं करने का रीज़न क्या है, इनकी रिएक्टिविटी, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं इसलिए रिएक्शन नहीं करते, रिएक्टिव होते तो रिएक्शन जरूर करते, इसलिए इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। और इनको लस्ट्रस प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, मेंटेन रहती है, ख़राब नहीं होती है। प्योर गोल्ड, अच्छा गोल्ड की आप बात करिए, थोड़ा सा और जान लीजिए, प्योर गोल्ड काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसीलिए इनका ज्वेलरी नहीं बनाया सकता इस फॉर्म में, इसीलिए इसके अंदर मिलाई जाती है क्या, सिल्वर और कॉपर। ऑब्वियसली ज़्यादातर कॉपर मिलाया जाता है ताकि इसको हार्ड बना दे और फिर उसके ज्वेलरी बन सके, ठीक है। डायरेक्टली अगर गोल्ड की ज्वेलरी बनेगी गिर जाएगी, इसीलिए इसको मिलाया जाता है सिल्वर या कॉपर के साथ, तब इसकी ज्वेलरी बनती है। प्योर फॉर्म में गोल्ड का नहीं किया जाता है, और इसको
आपने देखा होगा 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट्स, इसको कैरेट्स, ये एक यूनिट है, कैरेट्स या कैरेट्स लिखते हैं, ठीक है, कैरेट्स। जनरली जो 24, अच्छा कैरेट्स का मतलब मैं आपको समझाऊँ, कैरेट्स का मीन्स क्या है, देखिए एक कैरेट मीन्स द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द गोल्ड, 24 पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड अदर मेटल्स। मतलब एक गोल्ड के अंदर 24 पार्ट्स गोल्ड और बाकी होती है, यानी कि 24 कैरेट्स का मतलब गोल्ड 24% ही होता है, बाकी अदर मेटल्स होते हैं, और उसी को हम लोग प्योर गोल्ड समझ रहे हैं ज्वेलरी पहना के। अच्छा घर में लेडीज़ को मत बताइएगा भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है नहीं तो लोग कहेंगे है डुप्लीकेट है। सेम एज 22 कैरेट गोल्ड, 22, आजकल 22 आ रहा है, 24 आ रहा है, 18 कैरेट्स भी आ गया है। काफ़ी पतले पतले ज्वेलरी बोलती है ना, प्योर गोल्ड होता नहीं है प्योर। अब आप बात कर रहे हैं कुछ कॉमन मेटल्स की यूजेज देख लेते हैं। तो देखिए अगर हमने सारी प्रॉपर्टीज रीड कर ली है मेटल्स नॉन मेटल्स की, तो ये आप खुद से कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूँ क्योंकि हमारे पाइप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखिए सिविलाइजेशन में द मोस्ट कॉमन मेटल एवरीडे लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। क्यों? इसका आंसर एक क्वेश्चन है, नेम द नोबल मेटल्स, राइट द यूजेज ऑफ मेटल्स। कॉपर के ज्वेलरी में क्यों यूज किया जाता है? अब यूजेज देख लीजिए। यहाँ पे कुछ बर्तन दिख रहे हैं, ठीक है, बर्तन बनाने में, कुकिंग वेसल्स बनाने में यूज किया जाता है, टॉयज़ खिलौने बनाने में यूज किया जाता है, जो व्हील्स होते हैं। इसके अलावा टूल्स दिख रहे हैं, जितने भी औजार होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं ना, मजबूत होते हैं, इसीलिए जितने भी औजार हथियार बनाए जाते हैं उसमें लोहे का यूज किया जाता है, ठीक है। पाइप्स बनाने में यूज किया जाता है, स्टोव्स जो चूल्हा हमारे घर में यूज होता है, बर्नर काफ़ी वजन संभालता है ना, इनमें इसका यूज किया जाता है। जो खेती में जो यूज होते हैं, देखिए हार्वेस्टर्स, खेती ट्रैक्टर्स, हमारे व्हीकल्स, इनके पार्ट्स को बनाने में आयरन का यूज किया जाता है। ब्रिजेज बनाने में यूज होते हैं, बेड्स बनाने में यूज होते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है देखिए, क्यों? क्योंकि चेन, साइकिल का चैन आप देख रहे होंगे, वायर्स बनाने में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने में ही इसका यूज किया जाता है, ठीक है, नेल्स बनाने में यूज किया जाता है। बस मैं सारे आपको समझा रहा हूँ। एल्युमिनियम की बात करें, ये एक हल्का मेटल होता है और एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है इससे मेटेलॉइड्स और साथ में एल्युमिनियम का बनाया जाता है ड्यू टू देयर लाइटर पार्ट्स, ठीक है। इसके अलावा एल्युमिनियम के बेटा बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है, थिन फॉइल्स बनाया जाता है पैकेजिंग के, है ना। इसके अलावा खाने के बर्तन बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनती है एल्युमिनियम्स की। डेकोरेशन के जो आइटम्स है बेटा सिल्वर से बनाया जाता है, चैन्स, टेवर, ये देख रहे हैं सिल्वर के महंगे महंगे बर्तन, जो लोग अच्छे शौकीनदार होते हैं घर में वो चांदी के बर्तन को रखते हैं, उनमें इनका यूज किया जाता है। फूड स्टफ्स, खाने के बॉल्स, गोलियां आती है, सिल्वर फॉइल्स यूज होता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हमारे यूज में है। यहाँ पे कुछ यूजेज बताने हैं। आयरन के यूज बताती है, अब एल्युमिनियम का बताइए, कॉपर और सिल्वर का यूज क्यों होता है। अब हम बात करते हैं एलॉयज़ की। देखिए एलॉयज़ क्या होता है, जो मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होके मिलता है। तो चूँकि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के फॉर्म में बोलता है ना, तो इनके यूज क्या है बेटा। एक्चुअली एलॉय क्या है, पहले ये देख लीजिए। एलॉय क्या है, दैट इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर दैन मेटल्स और नॉन मेटल्स। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिला के बनाया जाता है एलॉयज। और इसलिए एलॉयज बनने के बाद ना ये काफ़ी पावरफुल हो जाता है, जैसे मेटल नॉन मेटल से दोनों की यूज होती है। जैसे प्योर मेटल और इसके साथ प्योर मेटल बी हो गया तो भी एलॉयज बना, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्ट्रोंसियम है, कॉपर, जिंक, ये बना के देखिए इनका ऑब्वियसली अमाउंट्स फिक्स होते हैं, इनको आपस में मिला के इनका एक एलॉय बनाया गया। और ये इनको क्या बनाता है, हार्ड बना देता है और कोरोजन से बचाता है, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है ना कोरोड होने की। तो जब एलॉयज बन जाते हैं तो ये कोरोजन फ्री हो जाते हैं, जंग। जैसे स्टील देखते हैं ना, यहाँ पे देखिए फेरस, कार्बन, इन दोनों को मिला के बनाया गया स्टील। जब आयरन को कार्बन के साथ मिक्स किया गया तो दे आर मेकिंग ए स्टील, जिसका हम लोग इतने बर्तन में यूज़ होते हैं। उसमें कभी जंग लगाया क्या, पाइप बनाए जाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पाइप बनाए जाते हैं, हमारे नेल्स बनाए जाते हैं। आजकल स्टील नेल्स आ गए, हमारे स्टील के बर्तन आते हैं, ठीक है। क्रोमियम को जब मिलाया जाता है निकेल के साथ तो स्टेनलेस स्टील। ऑब्वियसली जो हम लोग जो घर में बर्तन जो बनता है बेटा वो बनता है स्टेनलेस स्टील का। वो स्टील्स के पाइप्स होने थे, इसमें क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम प्लस निकेल, याद रखिएगा।
यानी कि हमारे घरों में जो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है इसके अंदर क्या है, Fe+Cr प्लस निकेल। ठीक है, ये 3 चीज़ मिला के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। दैट इज़ द यूज़ फॉर द यूटेंसिल्स, ठीक है, या पाइप्स। ये सब घर के सामान बर्तन इनका यूज होता है, इम्प्लीमेंट्स, सर्जिकल आइटम्स के अंदर। सेम एज एक और एलॉय है, कॉपर को जब जिंक के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, तो दे आर मेकिंग अ ब्रास, है ना, ये ब्रास बनाया जाता है। अब ये ब्रास क्या है बेटा, ब्रास ज़्यादातर यूज होता है डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में या बर्तन बनाने में। देखिए मूर्तियाँ, बर्तन, इनके काफ़ी यूज होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं ये। तो एलॉयज क्या है ये बताइए, स्टेनलेस स्टील का यूज बताइए कैसे बनता है, और साथ में यूटेंसिल्स फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, नन मेटल्स का भी थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे कॉपर की हमने बात की, जब कॉपर को टीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, ब्रॉन्ज। गोल्ड मेटल, सिल्वर मेटल, ब्रॉन्ज मेटल्स होता है ना, यहाँ पे ब्रॉन्ज मेटल्स है। इसको कब, जब इसको हम टीन के साथ मिलाते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज का देखिए मेटल्स बनाने में, खिलौने बनाने में, स्टैचू बनाने में इनका काफ़ी यूज होता है। ठीक है, फिर से देखिए, जब कॉपर को जिंक के साथ और साथ में निकेल मिलाया जाता है, जब कॉपर और जिंक का तो क्या बनाया, ब्रास, और जब निकेल के साथ मिला दिया है तो क्या बन गया, ये क्या बनाया गया, जर्मन सिल्वर। ये सिल्वर स्पेशल एक बन गया जिसका टेबल वेयर बनाया जाता है, ओरिजिनल सिल्वर नहीं होता है ये। देखिए ये सारे बर्तन बना के होता है जो आजकल मार्केट में यूज होता है। सेम एज कुछ और एलॉय देखिए, जब एल्युमिनियम को हम कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं और साथ में मैग्नीशियम डालते हैं और इसके साथ मैग्नीज मिलाते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज, इन सब को आपस में मिला दिया तो दे आर फॉर्मिंग ड्यूरेलियम, है ना, ड्यूरेलिमीन बोलते हैं इसको, जिसके आप लोग को ये जो हमारे साइकिल्स के अंदर चैन वैन बनाया जाता है ना, ये बनाए जाते हैं। ठीक है, जिनका यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट बॉडी। ये देखो इंजन्स के अंदर एयरपोर्ट पार्ट बॉडी बहुत ही मजबूत होते हैं, कोई जंग वंग नहीं लगता है इसके अंदर। इनके अंदर ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये देखो माइक वाइक में कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया। अब कुछ नन मेटल्स के बेटा यूज़ समझ लीजिए। मेटल से बाद नन मेटल्स, देखिए नन मेटल्स में कुछ इंपॉर्टेंट नन मेटल्स जो ज़्यादा यूज है, जैसे नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज किया जाता है बट या फर्टिलाइजर्स के अंदर। और नाइट्रोजन हमारे सीड्स और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो आपको एक फार्मर्स दिख रहे होंगे जो ये नाइट्रोजन का छिड़काव कर रहे हैं ताकि उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट मिले, किसको, सीड्स और प्लांट्स को। फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है मैच बॉक्स में, इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर्स के। यहाँ पे जो यूज़ देखता है ना, ये फॉस्फोरस है जो बारूद बनाया जाता है, काफ़ी बर्न होता है आसानी से। आपने मैंने देखा था एयर्स के अंदर में। आयोडीन का यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक में, जैसे कहीं कट जाए, जल जाए, फूल जाए, उसके लिए एंटीसेप्टिक्स जो बनती है ना, उसमें आयोडीन का यूज़ किया जाता है। खाने में भी यूज़ होता है। ऑक्सीजन हम सब के लिए इंपॉर्टेंट, आपको पता है। डायमंड का ज्वेलरी में यूज होता है, एज यू ऑल नो दैट। ठीक है, ग्रेफाइट का बैटरी में, पेंसिल्स में, इन सब में यूज होता है। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है ये कि आपका ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, गोल्ड मेटल, एल्यूमिनियम, ड्यूरम का यूज कहाँ होता है, इन सब का यूज बताइए। ये 3 क्वेश्चंस है। ठीक है, इन तीनों को ट्राई विथ योर ओन। तो ये हमने लास्टली एक चैप्टर था हमारा मेटल नॉन मेटल, जिसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल, उसके सारे यूजेज, सारी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सबको हमने कवर किया है, साथ में यूजेज देखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से देखिएगा। खास करके केमिकल रिएक्शंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ वीडियोज़ को अच्छा लगे तो उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों।